दोस्तों, पिछले हफ्ते समंदर में एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। चीन, जो अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए कुख्यात है, उसने अपनी नौसेना में अपना तीसरा और अब तक का सबसे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल कर लिया है। बीजिंग में जश्न मनाया जा रहा है। शी जिनपिंग की छाती गर्व से फूल गई है। उन्हें लग रहा है कि अब हिंद महासागर उनका है। वो सोच रहे हैं कि भारत अब दबाव में आ जाएगा, भारत डर जाएगा। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू अभी बाकी है। जिस तीसरे कैरियर को दिखाकर चीन भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, उसी कैरियर की वजह से भारत ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसे सुनकर बीजिंग में बैठे चीनी जनरलों की घिघी बंध गई है। चीन की हंसी अब खौफ में बदलने वाली है, क्योंकि भारत ने ठान लिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पहाड़ से दिया जाएगा। खबर आ रही है कि भारतीय नौसेना ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के प्लान को पूरी तरह बदल दिया है। अब हम कोई छोटा मोटा जहाज नहीं बल्कि समंदर का एक ऐसा तैरता हुआ शहर बनाने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर चीन के इस नए कैरियर को चुनौती देगा। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश अपना सब कुछ लेकर भारत के कदमों में बिछाने को तैयार हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि चीन की इस नई चाल के पीछे का असली मकसद क्या है। क्यों 45,000 टन और 85,000 टन के बीच का अंतर आपकी सुरक्षा के लिए मायने रखता है, और कैसे भारत का आने वाला सुपर कैरियर एशिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन इससे पहले कि हम समंदर के इस महामुकाबले की गहराई में उतरें, अगर आपको भारतीय नौसेना के शौर्य और भारत की रणनीतिक समझ पर भरोसा है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और जुनून के साथ जय हिंद लिखना न भूलें। याद रहे, आपकी एक ललकार दुश्मन के खेमे में खौफ पैदा करती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें दुश्मन की चाल को समझना होगा। चीन हिंद महासागर को डोमिनेट करना चाहता है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। पिछले हफ्ते चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे फुजियान नाम दिया गया है, उसे अपनी नौसेना में शामिल किया। अब तक चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, लियोनिंग और शेडोंग। ये दोनों जहाज 45,000 से 60,000 टन के बीच के थे, और चीन ने इन्हें मुख्य रूप से साउथ चाइना सी और ताइवान के आसपास तैनात कर रखा था। उनका मकसद था अमेरिका को ताइवान से दूर रखना और अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। लेकिन यह तीसरा कैरियर ये अलग है। यह सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बना है, यह दूसरों के इलाकों में घुसकर मारने के लिए बना है। भारत और दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स एक सुर में कह रहे हैं कि चीन का यह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर विशेष रूप से हिंद महासागर के लिए डिजाइन किया गया है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? क्या चीन अपने लिए एक और डिफेंस कैरियर नहीं बना सकता था? तो इसका जवाब डिस्प्लेसमेंट वेट के गणित में छिपा है। देखिए, जब कोई देश सिर्फ अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करना चाहता है तो उसे बहुत बड़े जहाज की जरूरत नहीं होती। 30,000 से लेकर 50,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर काफी होता है। जैसे भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है। इन दोनों का वजन लगभग 45,000 टन है। यह वजन जहाज, उस पर तैनात लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ईंधन, हथियार और सैनिकों के राशन पानी को मिलाकर होता है। इतना वजन काफी है अगर आपको अपने घर के आसपास पहरा देना हो। लेकिन जब आपके मन में खोट हो, जब आप 7 समंदर पार जाकर किसी दूसरे देश की छाती पर मूंग दलना चाहते हो, तब 45,000 टन के जहाज से काम नहीं चलता। तब आपको चाहिए होता है एक सुपर कैरियर, एक ऐसा दैत्य जिसका वजन 65,000 टन से लेकर 1,00,000 टन तक हो। चीन ने इसी रणनीति के तहत अपना तीसरा कैरियर बनाया है, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट 85,000 टन बताया जा रहा है। यह सीधे तौर पर अमेरिकी सुपर कैरियर्स की श्रेणी में आने की कोशिश है। हालांकि इसे पूरी तरह सुपर कैरियर कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि असली सुपर कैरियर 80,000 टन से ज्यादा होने के साथ साथ न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाला होना चाहिए। चीन अभी तक अपने जहाज में परमाणु इंजन नहीं लगा पाया है। वह अभी भी डीजल और पारंपरिक ईंधन पर निर्भर है। लेकिन फिर भी हम इस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 85,000 टन का मतलब है कि यह जहाज ज्यादा विमान ले जा सकता है, ज्यादा गोला बारूद ले जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, यह लंबे समय तक समंदर में टिक सकता है। यह भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। सोचिए, अगर कल को यह विशालकाय चीनी जहाज मलक्का स्ट्रेट को पार करके अंडमान निकोबार के पास या श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आकर खड़ा हो जाए
तो यह भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। चीन यही चाहता है। वह चाहता है कि हिंद महासागर में भारत की बादशाहत खत्म हो जाए। लेकिन चीन यह भूल गया कि यह 1962 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है, जो आंखों में आंखें डालकर जवाब देना जानता है। चीन के इस कदम ने भारत को जगा दिया है। रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे INS विशाल कहा जा रहा है, उसके प्लान पर दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। पहले भारत का प्लान था कि हम INS विक्रांत जैसा ही एक और 45,000 टन का जहाज बनाएंगे। यह सस्ता पड़ता और जल्दी बन जाता। लेकिन चीन के 85,000 टन वाले राक्षस को देखकर भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब खबर है कि भारत भी 77,000 से 80,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने पर विचार कर रहा है। हम भी अब सुपर कैरियर की रेस में कूद चुके हैं। भारत अब चाहता है कि उसका अगला कैरियर न सिर्फ बड़ा हो, बल्कि वह न्यूक्लियर पावर्ड हो। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले कैरियर की खासियत यह होती है कि उसे बार बार ईंधन भरने के लिए बंदरगाह पर नहीं आना पड़ता। वह सालों तक समंदर में रह सकता है। यह क्षमता ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए अनिवार्य है। हालांकि न्यूक्लियर प्रोपल्शन की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास पूरी तरह विकसित नहीं है, और यहीं पर एंट्री होती है हमारे पश्चिमी दोस्तों की। जैसे ही भारत ने बड़े कैरियर का मन बनाया, ब्रिटेन और फ्रांस अपने प्रस्ताव लेकर हाजिर हो गए। ब्रिटेन हमें अपनी क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइन और टेक्नोलॉजी 1960 के दशक में विकसित की बेचने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ब्रिटेन का प्रस्ताव ट्रेडिशनल है, वो हमें डिजाइन देंगे, पार्ट्स देंगे और हम उसे असेंबल करेंगे। लेकिन फ्रांस का ऑफर गेम चेंजर है। फ्रांस ने भारत को प्रस्ताव दिया है कि हम मिलकर एक ज्वाइंट एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित करें। फ्रांस खुद अपने लिए एक नया परमाणु शक्ति चालित विमान वाहक पोत बना रहा है। वह चाहता है कि भारत भी इस प्रोजेक्ट में भागीदार बने। इसका मतलब है कि डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक और सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी तक सब कुछ दोनों देश मिलकर करेंगे। जाहिर है फ्रांस का ऑफर ज्यादा बेहतर है। यह महंगा जरूर होगा, इसमें समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन इससे भारत को वो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी जो हमें अगले 50 सालों तक किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देगी। यह मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ी छलांग होगी। अगर भारत फ्रांस के साथ जाता है तो हमारे पास चीन से भी बेहतर और आधुनिक सुपर कैरियर होगा, जो हिंद महासागर तो क्या, दक्षिणी चीन सागर में जाकर भी गश्त लगा सकेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमें थोड़ा आत्ममंथन भी करना होगा। हम भारतीयों की एक पुरानी आदत है जो कड़वी है पर सच है। जब तक हमारी पूंछ में आग नहीं लगती, हम कुआं खोदना शुरू नहीं करते। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बातचीत आज से नहीं, बल्कि 2015 से 2020 से चल रही है। नौसेना बार बार सरकार से गुहार लगा रही थी कि हमें तीसरा कैरियर चाहिए। अगर उस समय हमने मंजूरी दे दी होती और काम शुरू कर दिया होता, तो आज जब चीन का तीसरा कैरियर पानी में उतर रहा है, हमारा तीसरा कैरियर भी बनकर तैयार होने की कगार पर होता। लेकिन नौकरशाही और फाइलों के चक्कर में हमने कीमती वक्त गंवा दिया। खैर, कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। शायद ये देरी भारत के लिए वरदान साबित हो रही है। अगर हम पहले फैसला लेते तो शायद हम 45,000 टन का छोटा कैरियर बना लेते। लेकिन अब जब खतरा बड़ा है तो हमारा जवाब भी बड़ा होगा। अब हम 80,000 टन के सुपर कैरियर की तरफ देख रहे हैं। यह देरी हमें एक ज्यादा घातक और सक्षम प्लेटफॉर्म की तरफ ले गई है। आपको यह समझना होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ युद्ध का जहाज नहीं होता, यह कूटनीति का एक तैरता हुआ अड्डा होता है। जब 80,000 टन का भारतीय सुपर कैरियर, जिस पर 50 से 60 राफेल या टेडबी फाइटर जेट्स तैनात हों, किसी देश के तट के पास से गुजरता है, तो उस देश की विदेश नीति अपने आप बदल जाती है। इसे गन बोट डिप्लोमेसी कहते हैं। और अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, अगर हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो हमें अपने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए ऐसे ही महाबली जहाजों की जरूरत है। चीन का फुजियान कैरियर कैटापुल्ट सिस्टम से लैस है, यानी यह भारी विमानों को लॉन्च कर सकता है। भारत का अगला कैरियर भी कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑन बट अरेस्टेड रिकवरी चाटोबार से लैस होगा। इससे हम अपने कैरियर से भारी भरकम अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और ज्यादा ईंधन व हथियारों के साथ फाइटर जेट्स उड़ा सकेंगे। अभी हमारे पास जो स्की जंप वाले कैरियर हैं, उनसे हम पूरी क्षमता के साथ उड़ान नहीं भर सकते, लेकिन सुपर कैरियर आते ही यह कमी पूरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि चीन ने अपनी चाल चल दी है, उसने अपना पत्ता फेंक दिया है। अब बारी भारत की है
और भारत के हाथ में जो पत्ते हैं, फ्रांस की दोस्ती, अपनी स्वदेशी निर्माण क्षमता और नौसेना का अदम्य साहस, वे चीन के हर दांव पर भारी पड़ेंगे। चीन सोच रहा था कि वह हिंद महासागर में अकेला शेर है, लेकिन उसे नहीं पता कि भारत अब उसे उसकी मांद में घुसकर चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। जिस दिन भारत के सुपर कैरियर के निर्माण की आधिकारिक घोषणा होगी, उस दिन बीजिंग में सन्नाटा पसर जाएगा। यह रस्साकशी अब लंबी चलने वाली है। हिंद महासागर में प्रभुत्व की यह लड़ाई 21वीं सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक लड़ाई होगी और इसमें जीत उसी की होगी जिसके पास बेहतर तकनीक, बेहतर हौसला और दूरदर्शी सोच होगी। भारतीय नौसेना ने बार बार साबित किया है कि संसाधनों की कमी के बावजूद वे दुनिया की किसी भी ताकत को धूल चटा सकते हैं। 1971 में हमने अमेरिका के 7वें बेड़े को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था, तो चीन की यह नई नौसेना क्या चीज है? अब आप लोग मुझे बताइए, आपकी राय क्या है? क्या भारत को ब्रिटेन के साथ जाना चाहिए या फ्रांस के साथ मिलकर न्यूक्लियर सुपर कैरियर बनाना चाहिए? क्या हमें 45,000 टन के 2 और कैरियर बनाने चाहिए या 80,000 टन का एक सुपर कैरियर? क्या भारत को अपनी रक्षा नीतियों में और ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत है? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। यह देश आपका है, यह सेना आपकी है और आपकी राय मायने रखती है। टू डूस्टन, अगर आपको लगता है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो चीन को जवाब मिलते देखना चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धाकड़ अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।